आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने रूल नंबर 9 तक पढ़ा था। आज हम लोग रूल नंबर 10 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 10, जब दो सब्जेक्ट्स आपस में निम्नलिखित वर्ड्स के साथ जुड़े हों तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप देख लो। बिसाइड, एज वेल एज, है ना, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विथ, टुगेदर विथ, एक्सेप्ट, इटीसी। अब यहाँ रूल नंबर 10 आपका कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में इनमें से कोई भी वर्ड आ गया जो यहाँ दिया हुआ है तो उस आधार पर वर्ब क्या होगा? वर्ब चलेगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल पर आप अगर आते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश से यहाँ दिया हुआ है खाली स्थान भरने के लिए, प्रेजेंट देयर। अब यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है राम, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। अब ये बीच में जुड़ा हुआ है किससे? एंड नॉट से। आप ऊपर में देख रहे हैं कि एंड नॉट भी वही वर्ड है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो एंड नॉट से जुड़ा हुआ है। ऐसा जब सेंटेंस रहेगा, बनावट सेंटेंस की ऐसी रहेगी तो वर्ब किसके साथ चलेगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले क्या है? राम। राम क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर। अब दो ऑप्शन हमको दिया हुआ है, वाज और वेयर। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? वाज। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वाज। ठीक है। अगला इसी का देख लीजिए। 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अब यहाँ भी दो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है 4 क्वेश्चंस और दूसरा जो सब्जेक्ट है द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है किससे? इन एडिशन टू से। ऊपर में आप देखो इन एडिशन टू है कि नहीं है। अब वर्ब किसके हिसाब से चलेगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट क्या है? 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? प्लुरल है। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। इसलिए वर्ब हैज और हैव में कौन होगा? हैव होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हैव। ठीक है। अब आप आते हैं, हम लोग आते हैं रूल नंबर 11 पर। रूल नंबर 11 क्या कहता है? जब दो नाउन आपस में किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, जब दो नाउन आपस में किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, यानी बनावट क्या होगा? इस तरह का, पहले नाउन होगा, फिर प्रीपोजिशन होगा और फिर नाउन होगा। तो वर्ब पहले आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। यानी कि अगर सेंटेंस की बनावट ऐसी है, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप गौर करो, द बुक्स ऑफ राम। अभी ऊपर में आपने क्या पढ़ा? रूल क्या पढ़ा? जब दो नाउन आपस में प्रीपोजिशन से जुड़े हों। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। वैसे स्थिति में वर्ब किसके अनुसार चलेगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? द बुक्स। बुक्स क्या है? प्लुरल है। प्लुरल है और दो ऑप्शन है, इज और आर। तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, द वाटर और दीज रिवर्स। सॉरी, दो नाउन है और सब्जेक्ट भी है। अब ये बीच में फिर यहाँ किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ऑफ से। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो रूल पढ़े हैं क्या? पहले वाले के अनुसार चलेगा। तो पहले क्या है? द वाटर। वाटर क्या है? सिंगुलर है। इसलिए वर्ब भी यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। इज डर्टी। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 12 में। यदि एक ही नाउन प्रीपोजिशन के बाद दोबारा आए तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर नंबर में होंगे। सेम नाउन, एक ही नाउन मतलब क्या? एग्जाम्पल से ही सब चीज़ ज़्यादा समझिएगा। जैसे यहाँ देखो, मैन आफ्टर मैन। अब यहाँ भी नाउन
यहाँ भी नाउन, और सेम नाउन है, यहाँ भी मैन है और यहाँ भी मैन है। यहाँ मेन नहीं हो सकता, क्योंकि रूल आप ऊपर में पढ़िए, एक ही के साथ दोनों चीज़ है। दोबारा अगर सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे। तो यहाँ मैन का बदले आप मेन नहीं ले सकते, तो मैन सिंगुलर, यहाँ मैन सिंगुलर, और बीच में क्या है, ये प्रीपोजिशन है आफ्टर। तो आपने रूल क्या पढ़ा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ वाज है और वेयर है, तो वर्ब क्या होगा, वाज। तो आंसर हो गया वाज का। ठीक है, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शिप आफ्टर शिप। यहाँ भी शिप भी नाउन, ये शिप भी नाउन, बीच में फिर प्रीपोजिशन आफ्टर है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ इज अराइविंग, इसलिए ये वर्ब हो गया, आंसर इज, यहाँ पर इज आंसर हो गया। अब आप रूल नंबर 13 में आओ। वो क्या कहता है, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद कोई नाउन आए तो अदर के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होगा, लेकिन अनदर के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपको बताते हैं। थोड़ा सा का हेर फेर है। आपने क्या पढ़ा, वाक्य में अदर भी आए और अनदर भी आए, दोनों का मतलब होता है दूसरा के बाद, लेकिन इसके बाद क्या है, नाउन आए। तो ध्यान यह देना है कि अदर के बाद जो नाउन आएगा वह नाउन भी क्या होगा, नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होंगे, नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल। लेकिन अगर उसी जगह क्या आ गया, अनदर, तो अनदर के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होगा। अब इसका एग्जाम्पल से आप देखिए, देयर डैश सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। अब ऑप्शन है इज, आर। अब यहाँ देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सो मेनी अदर होटल्स। अब यहाँ अदर लगा, अदर के बारे में आपने ऊपर में क्या पढ़ा कि अदर के बाद आने वाला नाउन भी होटल्स, हाँ प्लुरल दिया हुआ है, सॉरी, ये भी प्लुरल ही होगा, तो ये प्लुरल दिया हुआ है होटल्स। तो और वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इज के जगह पर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका आर। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर डैश अनदर होटल। अनदर के बारे में आपने ऊपर में क्या पढ़ा कि अगर अनदर आएगा तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि अनदर के बाद क्या है, ये होटल भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, अब आप आओ रूल नंबर 14 पर 14 पर। ये हमको इसके पहले बताना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक, खैर चलिए बाद में भी पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस में देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आए, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसमें कि ये देयर का अपना कोई महत्व नहीं होता है, देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट का महत्व होता है, तो वैसे स्थिति में उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। आए तो वर्ब देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। अब यहाँ पर आप गौर करो एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या है, देयर डैश 4 बुक्स। क्या कहा गया है ऊपर में कि देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। यहाँ पर क्या है, देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट 4 बुक्स, ये बुक्स क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आर आंसर होगा इसका। और देयर का यहाँ कोई महत्व नहीं है, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट का महत्व है। और इसी ढंग से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर डैश अ पेन ऑन द टेबल। अब सब्जेक्ट देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या है, ए पेन है, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इज होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 15 पर। इसको ध्यान से देखिए आप, जब एडजेक्टिव के पहले
द लगे तो इससे पूरे क्लास का बोध होता है और वर्ब प्लूरल होता है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, एग्जाम्पल से आप तो समझ में आएगा। हमने क्या कहा कि एडजेक्टिव के पहले द आ जाए। अब यहाँ क्या है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या लगा, द लगा। तो द पुअर का पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग। उससे पूरे समुदाय, यहाँ मैंने क्या लिखा, पूरे क्लास का बोध होता है। तो पूरे समुदाय का बोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द पुअर मतलब गरीब लोग। और जब ही गरीब लोग होंगे तो क्या होंगे, वो प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, यानी कि गरीब लोग विश्वासी होते हैं। यहाँ पर क्या है, द ओल्ड, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या लग गया, द। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, द ओल्ड मतलब हो गया बूढ़े लोग, उम्रदराज लोग। तो पूरे समुदाय का बोध हो गया। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या होगा, इज के बदले यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। जैसे यहाँ पर भी आर हुआ था, यहाँ पर हो गया आर। द ओल्ड आर हेल्पलेस, यानी जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, मजबूर होते हैं। लेकिन इसी में एक रूल और आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर वाला ही लिखते हैं, देयर डैश अ पुअर बॉय। अब यहाँ भी पुअर है और इसके पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन द नहीं लगा हुआ है, लेकिन ए ही लगा हुआ है, लेकिन आर्टिकल तो लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या लग गया, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है। तो जब एडजेक्टिव के नाउन के पहले एडजेक्टिव लग जाए, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन लग जाए या नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वर्ब चलेगा किसके हिसाब से, उस नाउन के हिसाब से। उसका सब्जेक्ट हो जाएगा बॉय। भले उसकी विशेषता यहाँ पुअर बता रहा है, लेकिन ऊपर में जो आपने पढ़ा द पुअर, ये विशेषता नहीं बता रहा है, ये पूरे समुदाय का बोध कर रहा है कि द पुअर मतलब गरीब लोग, और बॉय यानी कि पुअर बॉय मतलब गरीब लड़का। तो देयर है, सिंगुलर है, ए पुअर बॉय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इज। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम समझ रहे हैं कि रूल्स तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं लगातार, काफ़ी, कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा। लेकिन अब ये आपको बोर फील होता होगा कि चलो भाई ये तो पढ़ते जा रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पर है। तो आज हम आपको उसका रूल्स यूज़ भी बताएंगे कि कहाँ पर जब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो फिर वहाँ पर कैसे पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, और बोर्ड बिहार का जो 12th का एग्जामिनेशन होता है बोर्ड का, उसमें कैसे पूछा जाता है। उस दोनों का मैं आज 5-5 एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, तब आपको आगे पढ़ने में भी पूरा आनंद मिलेगा। थैंक यू। अब ये है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, आइदर यू और मोहन डैश डन इट। आप इस रूल को पढ़ चुके हो कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा अंतिम वाले सब्जेक्ट या वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चलेगा। तो वर्ब यहाँ लगना है, उसके नज़दीक सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इसमें लेकिन क्या दिया हुआ है, इज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो यहाँ डन दिया हुआ है, डन V3 है, तो वर्ब के V3 है तो क्या लगेगा, हैज। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। अब फिर यहाँ नाइदर और नॉर वाला है, तो इस सेम नियम है कि अंतिम वाले के अनुसार चलेगा। तो अंत में क्या है, द टीचर, और वर्ब के नज़दीक भी आएगा कौन, द टीचर, ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इज सिंगुलर है तो इज आ गया।
यानी कि ये जो हो गया, हम दोनों तरह से आपको भर के भी टिक करके भी आपको मैंने बता दिया। चौथा नंबर में आओ, द जूरी। मैंने आपको बताया था कि जूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यूज़ पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो, द जूरी डैश डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, यानी कि जूरी एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि बटे हुए हैं। तो बटने की स्थिति में क्या होता है, वर्ब प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर प्लूरल क्या, डिवाइडेड दिया हुआ है ना, इन हिज ओपिनियंस। तो क्या है, वेयर डिवाइडेड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर अकेले लगा हुआ है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब भले वो बीच में एंड से जुड़ा हुआ है तो है, तो ईच बॉय और एंड ईच गर्ल, ईच ज्यों ही लग गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ अ सेपरेट रूम। ईज ए सेपरेट रूम नहीं होगा, हैज़ ए सेपरेट रूम, यानी कि सबके पास एक सेपरेट रूम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन, द सन्स एज वेल एज दियर फादर। अभी अभी मैंने आज रूल आपको बताया है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इस सब से जुड़े रहें तो वर्ब किसके साथ चलेगा, पहले वाले के अनुसार। तो पहले क्या है, द सन्स। सन्स क्या है, प्लूरल है, दो सब्जेक्ट हैं, द सन्स भी है और दियर फादर भी है, लेकिन ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो ये किसके अनुसार चलेगा, पहले वाले के अनुसार। पहले क्या है, द सन्स। द सन्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या होगा, द सन्स एज वेल एज दियर फादर अरेस्टेड बाय द। तो क्या होगा, आर अरेस्टेड, पैसिव वॉइस में है तो पहले प्लूरल है तो आर अरेस्टेड, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हैव भी प्लूरल है, ऊपर में सब जगह आपको ऐसा ही दिया गया हुआ है, लेकिन जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब वहाँ आने वाला है। ठीक है, तो ये चलिए, ये मैंने बताया क्या, जो बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है कि जैसे ये पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus। अब ये पूरे सेंटेंस को बांट दिया गया है 5 पार्ट में, आप देख रहे हैं, ए, बी, और हर पार्ट के साथ एक आइकन दिया हुआ है, देख रहे हैं, ऑब्लिक दिया हुआ है। किसी न किसी एक पार्ट में गलती है, और जिसमें गलती है उसी पार्ट को हमको आंसर शीट में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का गलती वाला कौन हिस्सा है। ये कॉमन एरर में पूछता है। यहाँ पर दिया हुआ है, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू हुआ है, लेकिन देयर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने अभी अभी पढ़ा है कि देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो होगा वही होगा, उसके अनुसार से वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो यहाँ देयर के बाद डिफ़िकल्टीज है, लेकिन वर्ब क्या लगा हुआ है, इज। तो ये पार्ट गलत है कि नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कहा आर होना चाहिए था। क्योंकि डिफ़िकल्टीज प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, किस पार्ट में गलती है, ए वाले पार्ट में गलती है। तो आप आंसर शीट में क्या लिखोगे, 5वां का आंसर ए। उसी ढंग से आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द रेलवे क्रॉसिंग। अब यहाँ पर आप गौर करो, 2 सब्जेक्ट है, द लीडर और हिज फॉलोअर्स, बीच में किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से। अभी अभी आपको रूल मैंने आपको पढ़ाया, तो वर्ब चलेगा किसके हिसाब से, पहले वाले द लीडर के हिसाब से। लेकिन यहाँ बी सेक्शन में देखो क्या दे दिया है, फॉलोअर्स आर, लीडर है क्या, सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होना चाहिए ना, ईज होना चाहिए। फिर दोहरा देते हैं, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, 2 सब्जेक्ट है यहाँ पर, द लीडर और हिज फॉलोअर्स, लेकिन जुड़ा हुआ है किससे, एज वेल एज से। तो वर्ब किसके साथ चलना चाहिए, द लीडर के साथ, और द लीडर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन प्लूरल दिया हुआ है। तो एरर किस पार्ट में है, क्वेश्चन नंबर 6 के बी नंबर पार्ट में। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर।
The request of the workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority. अब यहाँ 5 पार्ट में ये भी है, यहाँ पर देखो द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स। आज मैंने आपको पढ़ाया है कि जब 2 सब्जेक्ट बीच में प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब किसके अनुसार चलेगा, पहले वाले के अनुसार। पहला क्या है, सब्जेक्ट, द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, सिंगुलर है, आगे बढ़ो। दैट दियर वेजेज शुड बी इंक्रीज्ड वेयर सपोर्टेड बाय अ वास्ट, तो द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट दियर वेजेज शुड बी इंक्रीज्ड, तो होना क्या चाहिए अब, वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी 7वां नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर के जगह पर वाज सपोर्टेड, द रिक्वेस्ट ऑफ द, यहाँ वाज हो जाएगा। अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर आप 9 में आओ पहले। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड, यहीं पर आ जाओ, गलती यहीं पर पकड़ में आ गया। देयर इज मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, अब देयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ इज क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए ना। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, इज, इसलिए यहाँ आर होता, तो गलती किस पार्ट में है, बी वाले पार्ट में। कहने का मतलब है कि आप जब भी कंपटीशन पढ़ोगे या बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए रूल्स पढ़ना ज़रूरी है, जब तक आप सारा रूल्स नहीं पढ़ोगे आप आंसर नहीं बना सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आज थोड़ा बिजी ज़्यादा होने के कारण हम आपको वो जो देते थे कोटा वाला 5-5 का वो नहीं दे पाए हैं, लेकिन आप अपने मन से अब कुछ आगे तैयारी कीजिए, कोई ज़रूरी है कि रोज़ हम ही आपको बताएं। थैंक यू।